भाजपा के अंदर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। वहाँ केवल संघ परिवार का हुक्म चलता है, बाकी कुछ नहीं। यदि भाजपा में रहना है तो चुप रहना है। आप लोग बोलते तो पहाड़ पहाड़ हैं, लेकिन रहने को सब हल्द्वानी और देहरादून चाहिए, सबको प्लेन्स चाहिए। हमने दर्जनों दर्जन ITI पॉलिटेक्निक खोले और आज हालत ये है ITI पॉलिटेक्निक बंद होने शुरू हो गए हैं। मडुआ, जिसको उस समय कोई नहीं पूछता था, जब मैंने मडुए की बात कर रहा है, हरीश रावत मडुए की बात कर रहा है, आज सारी दुनिया मडुआ 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 पर झूम रही है, जो है झूमे लोग आ रही है। जिनको आपकी सरकार गिराने का कारण माना जाता है वो आज फिर आप ही के साथ है। जगह जगह उनके बयान भी आ रहे हैं कि आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उनके दरवाजे पे खड़ा ना रहा हो। ये उनका बयान है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? आपने माफ़ कर दिया? अब कोई उजाड़ू बंद जो है हमारे खेत को ठीक से जोतने में मदद कर देता है, तो फिर उस उजाड़ू बल्द को जंगल में थोड़ी लटका देते हैं, उसको वो खेत जोतने में लगा देते हैं। हमने 3 तरीके के कन्याधन शुरू किए, जिसको हमने निचोड़ करके एक ही बना दिया, गौरा कन्या करके, जो है भाजपा ने उसका कचूमर निकाल दिया। किसी ने मुझसे पूछा कब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे। मैंने कहा जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप मडुए का बिस्कुट खाएगा, मैंने कहा उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा कि आप नाउ आई एम ऑफ। कोई ऐसी इच्छा है सर जो अभी अधूरी हो? हम तो जिंदा ही बहन जी इसलिए हैं, हमको अब राजीव गांधी के बेटे को एक बार प्रधानमंत्री के पद पर देखना है। नमस्कार, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का DMD पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ उत्तराखंड की राजनीति के एक सशक्त स्तंभ, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर और अनुभवी नेता श्रीमान हरीश रावत जी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके सफर और संघर्षों के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा और आप कोटद्वार में बहुत अच्छा कर रही हैं, वहाँ के क्षेत्रीय सवालों को उनको उकेर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर, थोड़ा सा आपका इतना लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि शुरुआत कैसे हुई थी राजनीति में आने की और कैसा अभी तक का आपका अनुभव रहा? राजनीति में शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी मेरी। मुझे तो कहीं नौकरी करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे परिवार की स्थिति ऐसी थी और इसीलिए मुझे पढ़ाया। बल्कि पढ़ने में मेरे मामा लोगों का सहयोग और मेरी माँ मडुआ उडुआ बेच बाज करके खर्च पूरा करती थी। तो बहतोज खान हमारा एक बाजार था, वहाँ 2 लोग थे जो कॉमरेड किस्म के थे और उसमें वो रिपब्लिकन और अंबेडकर जी की बात करते थे जी। एक रामलाल जी थे और एक हमारे वहाँ जूता सिलने का काम करते थे। तो कभी ऐसे गए तो रामलाल जी के साथ, हमारे पड़ोस के थे, उनसे बातचीत कर लेते थे और उनके विषय में मेरी बड़ी उत्सुकता रहती थी, क्योंकि हाथी के नाम पर उस समय ये है 6 दशक की बात, वही चुनाव लड़ते थे। अच्छा। हाँ, तो उनसे बात, तो उससे गरीबों की बात, भूमिहीनों की बात और लोगों की बात, दुनिया के बदलाव की बात वो सब करते थे। फिर मैं रामनगर जब पढ़ने के लिए गया तो वहां भी संयोग ऐसा बैठ गया कि 1-2 ऐसे लोगों से, सुशील कुमार, निरंजन आदि और रामलाल जी वहीं कहीं सरकारी भूमि पर बसे हुए भी थे, वो कर रहे थे भूमिहीनों को बसाने का, दलितों को, पिछड़ों को। उनसे बातचीत करते जो है, मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो भी नहीं थे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, लेकिन वो अखबार निकालते थे, सुशील कुमार जी जो है। तो कभी कभी हम भी उनके काम में मदद करने लग गए। एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में चरण सिंह जी की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह जी ने छात्र संघों पर बैन लगा दिया था। तो हमने उसके खिलाफ छात्र उत्तर प्रदेश भर में आंदोलित थे। तो MP इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ घंटा बजा दिया और लड़कों को निकाल करके पूरे सड़क घुमा दी। तो कोई दंड वंड भी हुआ मुझको, लेकिन अब वो
वहां से लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो वहां भी इसी चक्कर में फंस गया। तो अंतोगतो जब इंदिरा जी आई हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में जी। तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर तो हमने उनके विषय में जो सुना था तो योग कांग्रेस NSY योग कांग्रेस दोनों ज्वाइन कर ली। अच्छा। हाँ, ज्वाइन कर ली। फिर बाढ़ आ गई लखनऊ में, घर आया तो देखा घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो वहां आए तो कुछ हमारे लड़के जो हमारे साथ लखनऊ में भी पढ़ते थे, पहले भी इधर उधर पढ़े हुए थे, तो हमने एक ग्रुप जैसा बन गया हमारा। तो हमने जो हमारा स्थानीय इंटर कॉलेज था उसको विकसित करने, मतलब वो मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज हो जाए आदि, और उसके आवास बना, घर, कमरे इत्यादि बनाने के काम में जुट गए। और उसमें भी सफलता मिली हम लोगों को। मैं मैनेजमेंट प्रबंधन कमेटी का सचिव बनाया गया। एक दिन प्रधानी का चुनाव हो रहा था पंचायतों का जी। तो ग्राम प्रधान का अपने चेता थे हमारे नाथू सिंह जी गांव के, सबने कहा भाई इनको चढ़ाओ। तो उन्होंने शर्त रख दी कि हरीश मेरे साथ वो प्रधान होगा। अच्छा। हाँ, अब लखनऊ तो पीछे रह गया। अब वहां तो ये सोच करके क्या करना है, वो प्रधानी का ये तो है, चलो ले लेंगे एक सदस्य का टिकट जो है। गए तो वहां किसी ने मजाक में कह दिया भाई क्या ब्लॉक प्रमुख बनोगे? हैं? तो हमारे एक चेता मोहन सिंह जी जो हमारे साथी गए थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, क्या है। अब वो ग्राम प्रधानी का पर्चा तो नाथू सिंह जी का लिया और मेरा पर्चा ब्लॉक प्रमुख का ले लिया। और लोगों ने चुन दिया, ब्लॉक प्रमुख हो गया। फिर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया जिले का। वो धीरे धीरे जो है कारवां चल पड़ा और 1980 में जो है मैं मेंबर पार्लियामेंट हो गया। तो ये है वह जर्नी, और क्या। और ये सब कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार, यही दोनों का। आज आप कांग्रेस के एक सशक्त स्तंभ भी हैं। अब एक ही जगह पर जो है पत्थर भी भारी हो जाता है, तो हम एक ही जगह पर रह गए। तो कुछ लोग जो गतिशील होते हैं उनको लोग काबिल समझते हैं, जो एक ही जगह पर रहते हैं उनको कहते हैं यार ये किसी काम का नहीं, एक ही जगह पर है, वरिष्ठ हैं गरिष्ठ हैं तो भगवान जाने, लेकिन एक जगह पर है। हम कांग्रेसी में रहे, बाकी हमने कोई दाएं बाएं को देखा न समझा न सोचा। सर क्या फर्क आया तब की और अब की राजनीति में? बहुत फर्क है। आपकी आज की राजनीति पूर्णतः भौतिकवादी हो गई है, धन आधारित हो गई है। उस समय जो है गरीब भी कल्पना कर सकता था मैं ऊपर उठूं करके। मेरी माँ ने 27 रुपए दिए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जाने के लिए 25 वापस लेकर के मैं आ गया था, और 1-1.5 लाख में जो है मेंबर पार्लियामेंट हो गया था। तो आज कोई कल्पना कर सकता है? इसलिए आज भी जब हमसे कोई धन की बात उसकी बात करता है तो हमको मन गनगना जाता है, क्योंकि हमने वो देखा नहीं ना, वो किया नहीं। तो इसलिए, मगर आज धन यथार्थ हो गया, और भाजपा तो इस मामले में बहुत ही बड़ी भौतिकवादी है। वो तो उन्होंने तो ये लक्ष्य बना लिया है कि 25-30% वोट हमको पैसे से खरीदने, बाकी तो वो हिंदू मुसलमान करके खरीद लेते हैं, और बाकी 20-25% वोट वैसे खरीद लेते हैं। तो हम आज धनहीन हैं, तो हम अपने को धीरे धीरे शक्तिहीन भी मान ले रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर आपका तो व्यक्तित्व तो बड़ा है। एक चीज और सर मैं जानना चाह रही थी, आपका इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है अभी तक, मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, कोई ऐसी इच्छा है सर जो अभी अधूरी हो कि ये करना है, या कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक के जीवन से? वो जिंदगी क्या जिसमें हर शाह पूरी हो जाए। ये सही है। मगर मैं 2014 में जी मैं दिल्ली में अच्छा खासा जमा हुआ था। वहाँ केंद्र सरकार में मंत्री था, जल संसाधन का बड़ा मंत्रालय था, जल नीति हमने बना दी थी, नदी जोड़ अभियान में लगा था, और भी बहुत सारे ऐसे काम थे। तो मुझे लगता था कि मैं अपना नाम अंकित कर सकता हूँ उस मंत्रालय में रह करके। उन्हीं दिनों वो प्रलय आ गई, यहाँ इतना बड़ा पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो गया, सब चौपट हो गए, बाढ़ सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, सैकड़ों
स्कूल टूट गए, अस्पताल टूट गए, सड़कें सब टूट गई, पर्यटन तो छोड़ दीजिए, सब आवागमन आदि सब जोड़ू हो गया। और केदारनाथ से लेकर के सब जगह सब बहुत कठिनाइयां थी। तो उस समय मुझको यहाँ मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया गया है, मुख्यमंत्री बनो। ये अलग बात है कि मेरी मन में भी कहीं थी कि मैं एक दिन इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूं करके, लेकिन वो चाहत 2002 में पूरी नहीं हुई, फिर 2007 में थी तब भी पूरी नहीं हुई, 2012 में भी पूरी नहीं हुई। तो फिर मैंने गिव अप, मैंने कहा भाई ये रास्ता मिल रहा है तो इसी रास्ते पे क्यों ना आगे बढ़े। तो आपको कुछ कर दिखाना है तो जो रास्ते पर मिल रहा है, मैंने कहा उस रास्ते पर चले चलो। और मैं उसके लिए सब उत्तराखंड के अपने भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी धन्यवाद, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों विधायकों, अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ। सबको सब लगे और एक अनूठा काम हुआ कि 1.5 साल के अंदर हमने आपदा के सारे घाव भर दिए, सारा पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम पूरा हो गया। उसी समय पता नहीं कहाँ से एक चाहत मेरे मन में पैदा हुई कि हमारे यार ये जो राज्य बनाया था ये तो हिमालयी राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिल्कुल, पार्लियामेंट ने इसको हिमालयी राज्य के रूप में वो किया। और लोग उत्तराखंड कहते थे, ये तो उत्तरांचल जो भाजपा कहती थी तो उसी ढर्रे पर जा रहा है। मतलब जिस उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए थे, हम उसी का मॉडल यहाँ अपना रहे थे। तो मैंने कहा मॉडल बदलना चाहिए, अपना उत्तराखंड का मॉडल बनाना चाहिए। तो मैंने एक मॉडल गढ़ा, उसमें सैकड़ों ऐसी शुरुआतें की विच इज अनहर्ड, पहले किसी ने वो बातें नहीं कही। मडवे से लेकर के जो है, संस्कृति से लेकर के भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, वस्त्र, आभूषण, दुनिया की सारी जो चीजें हैं, अपने ग्लेशियर से लेकर के जो है हमारे ट्रैकिंग रूट्स तक, हमारी वनस्पति, हमारे पशु आदि सब, मैंने जो कुछ भी उत्तराखंड की थी, नारसन से लेकर के ऊपर गंगोत्री तक और उधर जसपुर से लेकर के मुंशियारी मिलम तक, उन सब चीजों को समावेशित कर पहले प्रारंभ की और उसके अनुसार आगे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन निश्चय के बीच में बाधाएं आती हैं, नहीं तो निश्चय ही कैसा। तो केंद्र सरकार ने और भाजपा ने मेरी सरकार अस्थिर कर दी और कुछ दिन बर्खास्त रहा और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट की कृपा से फिर मुख्यमंत्री बना। तो मुख्यमंत्री के रूप में मतलब काम करते हुए यह लगा लीजिए कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। पहले बना शपथ लेकर के और एक दिन का मुख्यमंत्री रहा 24 घंटे का, और एक दिन फिर जो है बाद में बर्खास्त हो गया, फिर बना। एक दिन तो विधानसभा में चंद केवल विश्वास प्रस्ताव मूव करने के लिए मैं मुख्यमंत्री बना। जैसे वोटिंग हुई तो मुख्यमंत्री पद चला गया जो है। अब ये सब चीजों के बीच में चीजें अटक गई, बजट अटक गया, दूसरी चीजें अटक गई। तो जो वो मॉडल था जिसको मैं समझता था कि यही मॉडल है जो उत्तराखंड को एक समग्र विकास के रास्ते पे दे करके जा सकता है, क्योंकि राज्य बनाते वक्त हमने कहा था वो आखिरी व्यक्ति से, कोने पे बैठे हुए व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से, महिला से, नौजवान से, दूसरों से कहा था कि तुम हमारे दृष्टि में रहोगे, तुमको देख कर ही नीतियां बनेंगी, तुम्हारे कल्याण के लिए काम किया जाएगा। तो हम सुविधाजीवी राज्य के रूप में परिणित हो रहे थे। मैंने कहा एक श्रमशील राज्य के रूप में, एक प्रयत्नशील राज्य के रूप में इसको बदलने के लिए जो नीतिगत परिवर्तन हम लाए, कुछ इंट्रोड्यूस किए, आगे भी बढ़े, कुछ जो है कुछ अब भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ रहे हैं। तो और मैं बिल्कुल इस बात पर लेकर के कन्विंस था, और जो कुछ हमने छोटे छोटे प्रयोग 2014 से प्रारंभ किए थे, जो उनके रिजल्ट में देख रहा था, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का क्षेत्र हो, चाहे जीडीपी का क्षेत्र हो, चाहे राज्य के आमदनी संवर्धन का केंद्र हो, या ईज इन डूइंग बिजनेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राज्य रिवाइव करके आगे बढ़ रहा था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि हमारा मॉडल ठीक, ये मॉडल ठीक है।
हमने राजीव गांधी नवोदय स्कूलों को स्ट्रेंथन किया दूसरे, ताकि शिक्षा को सुधारे। हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सर्जिकल कैंप दूर दूर तक हम डॉक्टर्स को जो है डे निर्धारित कर देते थे जीपीएससी में, और वहाँ इंस्ट्रूमेंट इत्यादि गाड़ी से भेज देते थे, बड़े बड़े सर्जन्स को इत्यादि को वहां लेकर के सर्जिकल कैंप लगाते थे। मोबाइल बैंस हमने पूरी वेल इक्विप्ड बैंस इत्यादि जो है, तो हमने बहुत सारे प्रयोग किए। बल्कि आपके कोटद्वार के सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, हाँ, मैं समझता हूँ हमारे साथ जल मंत्री रहे, तो तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जब चिकित्सा मंत्री रहे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बल्कि हमने ये जो डॉक्टर्स थे बीडीएस के दंतल वाले, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको भी हमने मेन धारा में लाए। तो ये सब करके हम एक मॉडल जो है बनाया, उस पर हम काम करना चाहते थे। लेकिन और बल्कि उसी मॉडल के संचालन के लिए हमने कहा कहाँ से करेंगे, तो लोग पहले कहते थे गैरसैंण गैरसैंण गैरसैंण। हमने गैरसैंण भराड़ीसैंण में भी हमने शानदार शुरुआतें की, जो शुरुआतें हमने की। माननीय हाईकोर्ट के एक माननीय जज महोदय ने अपने उसमें कहा ना कि वहाँ कई हजार करोड़ रुपया लगा करके, और वहाँ क्यों नहीं सरकार वहाँ से संचालित होती, तो उन्होंने वो दर्द बयां किया। तो मैं अब वो जो आपने कहा कि क्या ख्वाहिश अधूरी रह गई, तो 2007 में न 17 में मैं समझता था कि यदि एक बार 2-3 साल का और मौका मिल जाएगा तो मैं उस मॉडल को स्थापित कर दूंगा जो आप सोच रहे थे। हाँ, आज मुझे बड़ा दुख है, गहरा दुख है इन 9 वर्षों के बाद, जिस तरीके से पलायन आज गांव के गांव खाली हो रहे, बेबसी का पलायन, जंगली जानवरों के डर का पलायन, बहुत सारे पलायन, खेती खत्म हो रही है, तो बड़ा दुख होता है वो सब देख करके। बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये राज्य के अस्तित्व के लिए चुनौती बन रहे हैं। एक असंतुलित विकास, वो असंतुलित विकास बड़ा सवालिया विकास हो गया। शिक्षा और चिकित्सा, अब आज लगा लीजिए कि हम सारे प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के पद हमने पूरे कर लिए थे, और आज सारे के सारे खाली पड़े, 90% खाली पड़े। जब प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक नहीं होगा, वहां शिक्षा जाएगी। आज हमने दर्जन ITI पॉलिटेक्निक खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, नर्सिंग कॉलेज खोले, और आज हालत ये है ITI पॉलिटेक्निक बंद होने शुरू हो गए हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है विषय ड्रॉप हो रहे हैं। तो आज आधुनिक तकनीक के युग में तो इस तरीके से चीजें होंगी, तो कहाँ से उत्तराखंड एक समृद्ध खुशहाल उत्तराखंड बनेगा? केवल विज्ञापनों से नहीं बनेगा, केवल 1-2 चेहरों की पॉलिसिंग से नहीं बनेगा। जब तक ये खुशहाली 1,40,00,000 उत्तराखंडियों के चेहरे पर, विशेष तौर पर नौजवान लड़के लड़कियों के चेहरे पर नहीं झलकती है, तो ये जो मॉडल आगे नहीं बढ़ पाए। यदि इस सरकार ने बढ़ा दिया तो कोई हमने आपत्ति की उनसे। उन्होंने जिस दिन मेरे गांव मेरी सड़क योजना को ड्रॉप किया, हमने आह भरी, लेकिन हमने जो है उन्होंने उसको नया नाम दे दिया, मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना नाम दिया। हमने कहा वो ठीक है भाई, तुमने नाम दे दिया, कर लिया। हमने जो है लोगों को चिकित्सा बीमा योजना शुरू की, तुमने उसको आयुष्मान में कन्वर्ट कर दिया, हमने कोई आपत्ति थोड़ी की। तुमने हमारे APL के भी हम कार्ड धारकों को सस्ता गेहूं सस्ता चावल दे रहे थे, लेकिन तुमने कहा हम मुफ्त का दे रहे हैं, हमने कहा भाई दो, चलो। लेकिन जो सैकड़ों योजनाएं ऐसी थी जो उत्तराखंड के विकास का एक नया मॉडल बना रही थी, उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया लगभग। जो है मुझको इस बात का बड़ा, जो आपने कहा ना कि कोई इच्छा अधूरी रह गई, और मुझको ये लगता है कि मैं आया भी और वो अधूरी इच्छा रह गई। अब फंस गया हूँ यहाँ। पर सर एक चीज है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जब आप सरकार बहुत अच्छे से चला रहे थे, आप ये बात कर रहे हैं, जिनको आपकी सरकार गिराने का कारण माना जाता है वो आज फिर आप ही के साथ है, और वो बोल भी रहे हैं, जगह जगह उनके बयान भी आ रहे हैं कि आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उनके दरवाजे पे खड़ा ना रहो। ये उनका बयान है, और आपसे 100 बार वो माफी मांगने को भी दिया। आप कैसे देखते हैं इस बात को? आपने माफ कर दिया?
मैं एक बात कहता था, उजाड़ू बल्द। यदि अब कोई उजाड़ू बल्द जो है हमारे खेत को ठीक से जोतने में मदद कर देता है तो फिर उस उजाड़ू बल्द को जंगल में थोड़ी लटका देते हैं, उसको वो खेत जोतने में लगा देते हैं। अच्छी बात है, यदि अच्छा खेत जोतेगा तो उपज उसी के नाम पर होगी। आज आपने पद भी दे दिया है। न, मैंने कहा तो है, ये समय का वो है फेर है। तो यदि वो दिखाते हैं कभी उजाड़ू बल्द बड़ा प्यारा बल्द भी हो सकता है, तो ये देखना है कैसा बल्द होता है। सर, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं अपने कार्यकाल की, जो अभी तक आपका, चाहे वो केंद्र में रहे हों आप, चाहे राज्य में रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हों, आपकी ऐसी उपलब्धि जिसे आप बताना चाहें, आपको लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है? देखिए, एक दो बातें जो है या नहीं होती, ये तो क्लस्टर होता है जी। बहुत सारी चीजें जब आप करते हैं तो वो सब चीजें जुड़ती हैं, करती है। तो अब मैंने कहा, जिस यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए लोग कहते थे कि केदारनाथ तो 10 साल भूल जाओ, दो मुख्यमंत्री और एक्स मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड है कि 10 साल के लिए केदारनाथ यात्रा भूल जाइए और 3-4 साल के लिए तो यात्रा स्टार्ट ही नहीं हो सकती। हमने फौरन कह दिया, हमने कहा यात्रा इस साल की भी चलेगी, और हमने यात्रा चलाई। और जो तो इतना खंडित उस समय उत्तराखंड था, इतनी बर्बाद अर्थव्यवस्था थी, पर कैपिटा इनकम हमारी डाउन 53,000 पर पहुंच गई थी, और उधर जो हमारा ग्रॉस जो जीडीपी थी वो नकारात्मक में आ गई थी। तो उस समय उसको भर करके जिस तरीके से हमने राज्य को फिर से विकास के रास्ते पर डाला, मतलब आप अंदाज लगाइए, जो ये छोटी छोटी पहले की, तो पर कैपिटा इनकम 53,000 से जंप करके 1,73,000 पहुंची। आज 9 साल के अंदर ये उसको 2,30,000 के आसपास ही घूम रही है। जो है हमने कितना बड़ा जंप दिया, 53,000 से 1,73,000 जो है, और जीडीपी को हम 11.5-12% तक लेकर के गए। और उसी तरीके से बेरोजगारी की वृद्धि दर हमारे राज्य में उस समय न्यूनतम थी, 1.5% जो है हमने, मतलब देश के अंदर न्यूनतम बेरोजगारी थी। 32,000 नौजवानों, 32,727 या कितने नौजवानों को जो है हमने सरकारी नौकरियां दी 3 साल के अंदर, रिकॉर्ड है। और मेरा दावा है जितने सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के, जिस पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी है, नारायण जी के समय में 16-17,000 लोग लगे, तो ये जितने मुख्यमंत्री हैं सबके जोड़ लो तो ये आज तक भी वो 32,700 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे। तो आपने जब पूछा, अब हमारा मडुआ, जिसको उस समय कोई नहीं पूछता था, जब मैंने मडुए की बात कही तो हमारे लीडर ऑपोजिशन कहते थे, अरे लोग मंगल ग्रह और चांद में जाने की बात कर रहे हैं, हरीश रावत मडुए की बात कर रहा है। आज सारी दुनिया मडुआ भर तक दिन कर रही है, झूम रही है, जो है झुमेलो गा रही है। तो यह मोटे अनाजों की बात कर रही है, हमारी संस्कृति की बात कर रही है। कितना अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी फाणू, भटवाणी, चुटकानी रस भात कह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा। हमारी टोपी पहन करके जरा भाजपाई मॉडल डाल करके कर दिया हो, या हम ही चयनित करके गए थे, तो वो पहन रहे हैं तो अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप, किसी ने मुझसे पूछा कब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे, मैंने कहा जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप मडुए का बिस्कुट खाएगा, मैंने कहा उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा कि आप नाउ आई एम, इच्छाएं पूरी हो गई, आई एम ऑफ। आप लगाइए, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले 1,05,000 थी या कुछ थी से समाज कल्याण की विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, और 200 रुपया या कुछ मिलती थी। जो हमने उनको बढ़ा करके इन पेंशनों को 7,25,000 से ऊपर लेकर के गए जो है। अच्छा। और 19 तरीके की पेंशनें की हमने, उनमें सर्वाधिक महिलाओं के लिए, जैसे अशक्त महिला के लिए, जैसे बोनी महिला के लिए, जैसे जो है हमारी जो अनमैरिड रह जाती है ना बहनें जो है, और लेकिन वो परिवार को पालती है, तो एकल महिलाएं जो होती है उनके लिए आज ये सरकार भी कुछ कर रही है, लेकिन हम उसके लिए शुरू करके कि तिल्लू रोतिली पेंशन हमारे समय में स्टार्ट हुई थी। उसी तरीके से जो है हमने जो छुड़गली होती है छोड़ दी, परिवार वालों ने, मायके के लिए भी बोझ हो जाते हैं, वहां भी मैंने कहा भाई तुम्हारा बोझ
हमारी सरकार करेगी, उनको हमने उसमें सम्मिलित करने के गया। बल्कि हमारी बोना पेंशन का तो देश के अंदर बहुत सारे राज्यों ने उसको रिप्लिकेट करने का काम किया। मैं वैसे कह रहा हूँ आपसे, मतलब एक परिवार के में 2 लोगों के लिए भी महिला के हित में हमने पेंशन शुरू की जो है। उम्र में ज्यादा होता है शादी होते वक्त, महिलाएं अमूमन कम उम्र की होती है, तो पुरुष को मिल गया तो महिला निर्भर पुरुष की पेंशन हो जाती है। हमने कहा नो, महिला भी यदि 60 साल की हो जा रही है तो उसको भी पेंशन में सम्मिलित, दोनों को मिले, उसको भी सम्मिलित, जिसको उन्होंने बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया। हमने 3 तरीके के कन्याधन शुरू किए। मेरी बेटी मेरा धन था, दूसरा जो है 2 कन्याओं तक वो मान्यता 10,000 रुपये देते थे, और 50,000 रुपया गौरा देवी कन्याधन में पढ़ाई के लिए मिलता था, और 50,000 रुपया शादी के वक्त में मिलता था। हमने ये स्टार्ट किया, जिसको हमने निचोड़ करके एक ही बना दिया, गौरा कन्या करके जो है भाजपा ने उसका कचूमर निकाल दिया। तो ये सब चीजें मैं वैसे कह रहा हूँ जो है, अब ये थी, लेकिन क्या है, अब लोग हमसे कहते हैं ये सब किया तो फिर ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कांग्रेस लौटी। अब होता है कभी कभी लोग, उस समय लोगों ने इन कामों पर नहीं दिया। अब जिस समय तक लोग हिंदू मुसलमान में करेंगे तो बेटी की नौकरी थोड़ी लगेगी। भाजपा ठीक कहती है, तुमने तो हमको विकास के लिए थोड़ी दिया, जन कल्याण के लिए थोड़ी दिया। इसलिए जो है इस समय अब लोग, सब लोग चिंतित हैं। कोई कहता है अभी उपनल वाले कह रहे हैं हमको आमरण अनशन कर देंगे, अतिथि शिक्षक अलग रो रहे हैं, दुनिया भर वाले हर तरीका समूह परेशान है। तो ये इसलिए है क्योंकि लोगों ने अपने को देख करके वोट नहीं दिया, तो इसलिए हम चुनाव हार गए। पर सर, लोगों के बीच से एक बात उठकर ये भी आ रही है कि कांग्रेस जो है वो प्रॉपर विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रही है, सड़कों पर भी नहीं दिख रही है, ऐसा भी जनता के बीच एक बात है। ये भाजपा समर्थक मीडिया इसको बना रहा है। अब जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष हैं बेचारे, आप भूतपूर्व हो गए, अब उनके पाँव के छाले लग गए, उसके बेचारे के छाले पड़े, उनके छाले पड़े हुए फोटो देखिएगा, उनके घुटने लॉक हो गए। अब क्या, कितना दौड़ेगी कांग्रेस जो है, क्या करे। ये भाजपा प्रायोजित मीडिया द्वारा इस बात को फैलाया जाता है कि कांग्रेस के अंदर झगड़ा है। अब भाजपा में झगड़ा नहीं है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आधा ये दिव्यांग मंत्रिमंडल है, मतलब आधा है ना, पूरा नहीं भरा जा रहा ना, बिल्कुल अभी नहीं भरा। तो क्यों नहीं भरा जा रहा भैया? इसलिए कि झगड़े हैं। उनको मालूम है जिस दिन भर दिया पूरा तो धामी जी खलास, तो इसलिए धामी जी जो है अंगूर के गुच्छे को लटकाए फिर रहे हैं। हाँ, अच्छा, केंद्र उनके जो सेंट्रल लीडरशिप भी है वो भी अंगूर के गुच्छे को लटकाए फिर रहा है। हमारे सतपाल महाराज बार बार दिखा देते हैं, फिर उनको वो ऊपर कर देते हैं, तो वो भी परेशान है, दूसरे लोग भी परेशान है। उनमें झगड़े हैं, मगर उनके वहाँ ये है, हमारे वहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे वहाँ बोलने की, अपनी बात कहने की आजादी है। आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, भाजपा के अंदर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। वहाँ केवल संघ परिवार का हुक्म चलता है, बाकी कुछ नहीं। यदि भाजपा में रहना है तो चुप रहना है बस। पर सर, ये गुटबाजी जो है ये तो कांग्रेस में भी देखने को मिलती है। अभी आपने विधानसभा का जो ये सत्र चल रहा था, मैं तो कहा ना, हम तो जो हम तो गुटके बनाकर, गुटके जोड़ करके मकान बनाते हैं। हाँ। अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग धाराएं। कांग्रेस में तो पहले भी गरम नरम विचार रहे, तिलक इत्यादि जो है गरम विचारों के थे, गांधी नरम विचारों के थे, सुभाष गरम विचारों के थे, नेहरू बीच के रास्ते के विचारों के थे। फिर इंदिरा जी के समय में जो है यंग तर्क और पूरा तर्क। हमारे वहां तो रोज ही हम तो जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें तो बात होती है। सर, अभी एक विधानसभा में बेहड़ जी का एक बयान आया था कि गैरसैंण क्यों राजधानी चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट देहरादून में हो चुका है, देहरादून ही होनी चाहिए। जबकि आपकी जो बाइट थी मीडिया में उसमें यह था कि अगर 27 में कांग्रेस आती है तो हम गैरसैंण को राजधानी। तो सर, ये एक ही पार्टी में 2 तरह के बयान। मैंने सब स्थितियां देखी है जी, और हमारी सरकार के वक्त भी, सरकार के बाद में भी कांग्रेस उस एजेंडे पे, उस रास्ते पे चल रही थी। और फिर मैंने ये देखा कि भाई पक्ष से विपक्ष, विपक्ष से पक्ष होना है जी, विपक्ष से पक्ष होना है। तो गैरसैंण मंत्र है। तो मैंने, बूढ़ा आदमी हूं, एक मंत्र जप दिया। यदि कोई जपना चाहे, पार्टी जपना चाहे जपे, नहीं तो यदि मान लिया अच्छा लग रहा है
विपक्ष में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं तो, मेरा काम है। अब जैसे उत्तराखंड वालों को मैं उत्तराखंडियत का मंत्र दे रहा हूँ, तुमको नहीं आ रहा कोट, भाई जो कोट तुमको पसंद आ रहा है, जो साड़ी तुमको पसंद आ रही है, या जो सलवार पसंद, वो पहनो। मैं तो अपना मॉडल बता देता हूँ, अपनी बात कह देता हूँ। उसको किसी को पसंद आ रहा है तो भैया खरीदिए, नहीं आ रहा पसंद जब तो मेरी जयराम जी की लीजिए, मैं नमस्ते करता रहता हूँ, मेरी नमस्ते ले लीजिएगा। तो 27 को लेके क्या विचार हैं सर आपके? अभी आप चुनाव में हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे आप, या गैरसैंण को लेकर क्या है आपके विचार? क्योंकि अब 27 नजदीक ही आ गया है। देखो, मैंने कहा ना कि जी, जो है सत्ता में आना है, विपक्ष पक्ष होना है, तो कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जो जपने ही पड़ेंगे। नहीं तो ये सिर्फ मंत्र जपने तक है। उसके साथ हरीश रावत का नाम जुड़ जाए, वो तो मंत्र जपने ही पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। और जहां तक 27 में मेरे उसका सवाल है, मैंने इस समय मेरे मन में एक बात आई जी। पहले मैं कहता था मैं हमारे चतुर्भुज नेतृत्व के लिए इनके लिए ढोल पीटूंगा, ढोल बजाऊंगा। अब मेरे मन में भाव यह आ रहा है कि भाई मैं ढोल बनूं, अब मैं अपने को ढोल बना लेता हूं। भैया तुम बजाना चाहोगे तो बजा लेना, नहीं बजाना चाहोगे तो अपने खूंटे पर टांग देना। क्या है, कांग्रेस के खूंटे में टांग देना, तो मुझे कुछ वो नहीं है। हाँ। आपने सब उन पर छोड़ दिया। चतुर्भुज नेतृत्व लोग हैं, ये जो चाहेंगे, यदि ये उपयोग है मेरा, यदि मैं कुछ कर सकता हूँ, लोग समझते हैं तो उपयोग करें। अब मैं हर किसी को सफाई देते थोड़ी फिर सकता हूँ कि 2017 में इसलिए हार गए, उत्तर प्रदेश से हिंदुत्व की जबरदस्त आंधी तूफान आ गया। 2027 में भी ना, 2017 में भी, 2022 में भी उत्तर प्रदेश में सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर सब उखाड़ दिए उसने, सब उखाड़ दिए। तो उसमें ये हरीश रावत क्या करता बेचारा, जो है हरीश रावत भी यहाँ से भी तो बहुत सारे उखड़ गए। हाँ, पार्टी से भी कुछ लोग उखड़ गए, बहुत उखड़ गए। हाँ, वो तो भाजपा डंडी लेकर के हमेशा विपक्ष को उखाड़ते रहती है, जो है फाड़ा बिलचा लेकर के। और दूसरी तरफ जनता का मत उत्तर प्रदेश में देखिए, कहाँ भाजपा बसपा पहुंच गई थी, कहाँ सपा पहुंच गई 2017 के अंदर, जो हमसे लोग सवाल करते, लेकिन तब भी हमने 35% वोट कायम रखा कांग्रेस का, जो है। और यदि उस पर चाहे कांग्रेस तो आज बड़ी अच्छी इमारत बना सकती है, जो स्ट्रेंथ है। और मैं अब भी कह रहा हूं कि जैसे ये आपके लोगों को उठा हाथ लगा सकते हैं। हाँ, जैसे ये है लोगो, ये उस समय कांग्रेस रूपी लोगो, जितने कांग्रेस के अंदर नए लोग आए जी। मैंने कई पार्टियों से भी लिए, संगठनों से भी लिए, आंदोलनकारियों में से लिए, सबके सब 2008 तक मेरे कार्यकाल में आए। दूसरी पार्टियों से भी अतर एक फ्रेम बना कर दिया। अब उसी फ्रेम में हर अध्यक्ष एक अपना फ्रेम टुकड़ा बना ले रहा है, एक अपना टुकड़ा बना ले रहा है, एक अपना टुकड़ा बना ले रहा है। तो नया जोड़ना चाहेंगे तो जोड़े। मैं अपना काम करके गया हूं। हाँ, मैं अपना काम करके गया हूं, जो ये कह रहे, क्योंकि जब तक नया नहीं जोड़ेंगे और सब मिल करके नहीं जोड़ेंगे, तब तक भाजपा की धन शक्ति से, पार्श्विक धन शक्ति से और संगठनात्मक शक्ति से लड़ना कठिन काम है। आप भी मानते हैं संगठन की शक्ति? उसमें कोई वो प्रूफ हो रहा है, तो उससे लड़ना कठिन काम है। राहुल जी लड़ रहे हैं, हम भी उनके पीछे खड़े हैं जब तक। सर, एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने एक बात बोली है कि मंत्र तो अपनाना पड़ेगा। आप उत्तराखंडी होने के नाते इतना बड़ा आपका राजनीतिक सफर रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी आप बिल्कुल सक्रिय हैं, अभी तक भी सक्रिय हैं। आपको क्या लगता है गैरसैंण बननी चाहिए, सिर्फ मंत्र की तरह ही वो यूज होती जा रही है अभी तक? नहीं, अकेले गैरसैंण मंत्र नहीं है, बहुत सारे और मंत्र है ना। हाँ। गैरसैंण एक दृष्टि है। बिल्कुल। तो आपको लगता है पर्सनल लेवल पे आप क्या सोचते हैं? आपने उत्तराखंडी दृष्टि बनाई नहीं, आपने हिमालयी दृष्टि बनाई नहीं, तो कहाँ चूक हो गई? आप तो उत्तर प्रदेश का कोट पहन करके बैठ गए। आपने देखा ही नहीं कि उत्तराखंड के शरीर पर कौन सा कोट फिट आएगा, कौन से कपड़े फिट आएंगे। तो कहाँ चूक हो गई सर? ये चूकें हुई। इसको बदलने के लिए 2014 में मैंने प्रयास किए,
इसीलिए तो केंद्र सरकार ने मेरी सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मेरी क्या ताकत थी मोदी जी और अमित शाह जी से? यहाँ ट्रंप और पुतिन जैसे लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, हरीश रावत क्या लड़ पाता उनसे जो है। लेकिन हम लड़े और पराजित किया उनको, वो हारे। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार ज्यों की त्यों, फिर से जो बर्खास्त सरकार थी वो ज्यों की ज्यों स्थापित हुई। राष्ट्रपति महोदय के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उन्हीं के हाथ से बर्खास्त हुई थी, उन्हीं के हाथ से जो है नोटिफिकेशन वापस लेने के दस्तखत गए, तो कितना बड़ा सेटबैक था। लेकिन ये सब चीजें होती हैं, व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो इसलिए ये प्रश्न न गैरसैंण का अकेला है, ये है पूरे राज्य के लोगों की जब तक भावना नहीं बदलेगी, ये नहीं समझेंगे कि हम अपने सवालों पर खड़े होंगे और क्या चीज हमारे लिए बेहतर है, और हम किस रूप में हमने जन्म किस रूप में लिया, और आज हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक दिशा अपनी निर्धारित नहीं करेंगे चुनाव में जो है, तो ऐसे ही होगा जैसा हो रहा है। जैसे अभी सर कांग्रेस में संगठन के बदलाव देखने को मिले हैं। कल जो है आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोदियाल जी बने हैं, तो ये क्या 27 की तैयारी है सर? हाँ, निश्चित तौर पर 27 की तैयारी है। मैं इन सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कहाँ देखते हैं सर कांग्रेस को 27 में? आपकी जो पारखी नजरें हैं और जो अनुभव है आपका। हम इस समय 1 साल सशक्त विपक्ष के रूप में काम करेंगे, और 1 साल के बाद हम, जैसे एक सिद्धांत है ना कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, उनका टू अपोज द गवर्नमेंट, हम इनका विरोध करेंगे सशक्त तरीके से, और उसके बाद मौका लगेगा ताड़ से इनको उलट देंगे, और जब ये उलट जाएंगे तो सरकार बनाएंगे। ऑल टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट, टू प्रपोज द गवर्नमेंट, ये लोकतंत्र के अंदर सब जगह होता है। यही हम यहाँ करेंगे उत्तराखंड के अंदर। और देश में हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2029 में करेंगे। आप सबकी सद्भावना चाहिए। सर, एक था अभी बसपा के एक विधायक ने विधानसभा में कहा कि आप लोग बोलते तो पहाड़ पहाड़ हैं, लेकिन रहने को सब हल्द्वानी और देहरादून चाहिए, सबको प्लेन्स चाहिए। कितने सहमत हैं सर आप? और आपने देखा होगा जो भी मंत्री पद प्राप्त करते हैं, जो पदों पर आते हैं। मैं सहमत हूँ जी। हाँ, आईना दिखाया। वैसे मैदान भी हमारा है, पहाड़ भी हमारा है, सब नारसन से लेकर के गंगोत्री तक और जसपुर से लेकर के नीलम तक, ये सब हमारा है, सब हम है। हम, लेकिन कोई कहीं भी रह सकता है, मगर जब तक आप अपने लोगों से नहीं जुड़ेंगे, अपने बीच की समस्या, उनके कष्टों से नहीं जुड़ेंगे, आप सुविधा पाएंगे और वो कष्ट में रहेंगे, तो ये नहीं चल सकता है। सर, उत्तराखंड इतना छोटा सा हमारा राज्य है, अब इसमें हमारे पास पहाड़ी देसी का एक मुद्दा है, ठाकुर ब्राह्मण के कुछ अलग मुद्दे हैं, और इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली का भी एक अलग मुद्दा है। सर, कहाँ तक लगता है आपको कि हम विकास की बात कहाँ करें? एक बात है जी, आपने राज्य आंदोलन के समय में सड़कों पर घूम घूम करके कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा, न गढ़वाली न कुमाऊनी, हम तो उत्तराखंडी छो। सर, हम स्कूल में थे, हम भी नारे लगाते थे। ठाकुर हम भी स्कूल में थे, नारे लगाते थे। न बामण न ठाकुर न शिल्पकार, हम तो उत्तराखंडी छो। न गढ़वाली न कुमाऊनी, हम उत्तराखंडी छो। न पहाड़ न मैदान, हम उत्तराखंडी छो। तो इतनी जल्दी आप इस सब चीजों को भूल गए 25 साल में? तो इसीलिए तो ये दशा हो रही है। आप अपने मंत्रियों को, जिनको आपने पुकारा, जिनको याद किया, जब उनको भूल गए आप, तो कैसे काम होगा? नहीं होगा ना। आज ये दुर्भाग्य है कि भाजपा ने पहले एक ने कह दिया ये साले पहाड़ी, वो भाजपा का नेता। उसके बाद अब एक नेता इनका कहता है पानी बंद कर देंगे। ये नया भगीरथ आ गया। वो उल्टी गंगा बहाना चाहता है जो है। एक दो लोगों ने पहाड़ी देसी का पहाड़ और मैदान की बात कर दी। तो इसे भाजपा बांटती ही बांटती है। और पहले इन्होंने जो है
हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट खरीदे, फिर इनको पहाड़ देश के आधार, मैदान के आधार पर करना चाहते हैं। और अब मैंने सुना इनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुमाऊं की उपेक्षा होगी। अरे पार्टी हमारी है, बहुत दर्द तुमको हो रहा है। अब वो गढ़वाल कुमाऊनी का उसको फेंकना चाहते। तो ये भाजपा का जो नारे हैं, चिंता मत करिए, ये सारा उत्तराखंड हमारा है। हमने बड़े अरमानों के साथ हरिद्वार को जोड़ा है, हरिद्वार जोड़ो अभियान चलाया, मैं उसका नेतृत्व कर रहा था। हमने जोड़ा हरिद्वार को, हरिद्वार ने भी तरक्की की उससे, और उत्तराखंड की भी तरक्की हुई है। जो हमारा अभिमान है, देवप्रयाग से गंगा कहलाती है। तुम देवप्रयाग से क्या हरिद्वार को अलग कर दोगे? क्या आप जहां से भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, उसे हरिद्वार को अलग कर दोगे? गंगा के दो टुकड़े कर दोगे, एक मायके वाली गंगा होगी, एक कर्म क्षेत्र वाली गंगा होगी। तुम क्या करना चाहते हो भाई? क्या तुम्हारे मन में है, बता दो ना हमको। तो ये भाजपा की बिल्कुल जो है शैतानी सोच है, और इस शैतानी सोच से बचना है। सर, जैसा आपने भी एक वक्तव्य अपना दिया कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो राहुल गांधी जी से कितनी उम्मीद है सर आपको, और आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे एक दिन? अरे हम तो जिंदा ही बहन जी इसलिए हैं कि हमको अब राजीव गांधी के बेटे को एक बार प्रधानमंत्री के पद पर देखना है, और तब तक हमने तय कर रखा है कि तब तक ना हमारे पांव थमेंगे, ना हमारा मुंह, हमारी वाणी तब तक न रुकेगी। एक आखिरी सा कि आप हमारी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपको देख रही है, जो आपको सुन रही है? मैं लोगों से एक बात कहूंगा, अपनी क्षमता में विश्वास करिए जी, अपने को देखिए और अपनी समस्याओं को देखिए, अपने मुद्दों पर वोट करिए। ये दूर किसी की दाढ़ी वाले को, किसी और को दिखा दुखू करके इसको देखना बंद करिए। अपने गांव आंगन में, पड़ोस में देखने का काम करिए। हाँ, वहां तो देख नहीं रहे, कहाँ दूरबीन लेकर के उत्तराखंडी ऐसे लगे हैं, तो इसीलिए तो सब चीज गड़बड़ हो रही है जो है। इसलिए ये देखें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और मुझे उनकी शक्ति में बहुत विश्वास है, और उनकी शक्ति के साथ हम परिवर्तन लाएंगे, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, उस लास्ट में खड़े व्यक्ति को जो है विकास की धारा में सम्मिलित करेंगे। तो आप थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उत्तराखंड के एक बहुत ही कद्दावर नेता। आपने उनके विचार सुने, उनका जीवन का सफर जाना। तो इस तरह की पर्सनालिटीज आगे भी हमारे शो में आते रहेंगी। अगले शो में एक अगली पर्सनालिटी के साथ वापस आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।